ओके, सो इकोनॉमी में देखिए हम यहाँ पे कल पढ़ रहे थे कि कैसे आपका अमेज़न बेसिन में, तो वी हैव टेकन बेसिकली एग्जांपल्स, ठीक है। एक एक जगह का एग्जांपल हमने ले लिया है, तो हमने देखा कि अर्थ का, ठीक है, डिवीजन है। इक्वेटर के इस तरफ क्या है आपके टॉरिड जोन्स हैं या ट्रॉपिकल जोन्स हैं, फिर आपके सब ट्रॉपिकल जोन्स हैं, उसके बाद आते हैं आपके फ्रिजिड जोन्स। तो वी आर बेसिकली पिकिंग अप एग्जांपल्स फ्रॉम ईच ऑफ दीज जोन्स, एंड वन एग्जांपल इज अमेज़न बेसिन व्हिच हैपेंस टू बी इन द ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो उस वहां पे क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल कैसा है, तो कल हमने देखा कि 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। और क्लाइमेट कैसा है, वेरी हॉट, ठीक है, इट्स वेरी हॉट, सो ऑब्वियसली रेनफॉल भी ज्यादा है। और फ्लोरा एंड फौना भरपूर है, ठीक है। मेनी स्पीशीज आर फाउंड। अमेज़न फॉरेस्ट जो है उसको अपन लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे। अगर आप रिकॉल करेंगे कैसे सेटलमेंट्स होते हैं, किस तरीके के आपके एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, so men in the rain forest hunt and fish while women focus on farming. अभी हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमी की बात करें तो फॉरेस्ट एरियाज की, अमेज़न फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एरियाज में रहना तो लगभग नामुमकिन है, ठीक है। आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े टॉल ट्रीज हैं, दे फॉर्म अ कैनोपी, और यहाँ पे लीव्स इतने बड़े बड़े हैं कि एक्चुअल सनलाइट ग्राउंड तक पहुंचती नहीं है, ठीक है। सो मैन इन द रेन फॉरेस्ट हंट एंड फिश। तो ये रेन फॉरेस्ट मतलब अमेज़न फॉरेस्ट है। दे हंट एंड फिश व्हाइल वुमेन फोकस ऑन फार्मिंग। वुमेन लोग क्या करते हैं भाई साहब, दे फोकस ऑन फार्मिंग, ठीक है। ओके, पीपल यूज द स्लैश एंड बर्न मेथड टू क्विकली क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो जैसे एग्रीकल्चर किया, फिर स्लैश एंड बर्न कर दिया, फिर आगे के, ठीक है। तो मतलब कैसा है, देखो स्लैश एंड बर्न कैसा होता है। लेट्स से ये एक पीस ऑफ लैंड है, थोड़ा सा प्लेन एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, पूरे झाड़ को आग लगा देंगे, आग लगाकर साफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, और कुछ कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक करेंगे, फिर देन दे विल मूव अहेड। तो मतलब दे डू नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट और ऑलवेज बिहेविंग लाइक अ नोमैड। नोमैड मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, this method involves the burning of forest, which produces ash that makes the soil fertile. तो burning forest से क्या होता है, ash produce होता है, और ये ash soil की fertility को बढ़ाता है, ठीक है। Once the soil is no longer fertile, farmers slash and burn a new area of land and leave the old land fallow so that it can regain its fertility. अभी fallow मतलब क्या होता है, देखो हर चीज में टाइम लगता है। अभी समझो आपने यहाँ पे फार्मिंग की, ठीक है, कोई भी क्रॉप उगाया, क्रॉप कहां से अपना न्यूट्रिएंट्स निचोड़ेगा, ऑब्वियसली ग्राउंड से या सॉइल से। तो तो यहाँ पे इसका मतलब आफ्टर वन टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन द सॉइल विल बी डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें चले गए, है कि नहीं। द सॉइल विल बिकम डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, तो इसीलिए फार्मर्स आगे निकल गए। तो अभी यहाँ पे फिर से झाड़ पत्ती ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर से आ गए। तो फैलो लैंड मतलब होता है ऐसा लैंड जिसको आपने जानबूझ के छोड़ दिया है ताकि वो रिप्लेनिश हो सके। व्हाट इज रिप्लेनिशमेंट? Replenishment is the time that you have given for the soil to again become fertile. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए fallow land plowed and left idle to improve its fertility। तो इसको छोड़ दिया है, इसमें अभी हम कोई क्रॉप नहीं लगा रहे हैं, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, plowed and left idle, तो इसको हमने idle छोड़ा हुआ है, ठीक है, to improve its fertility। cash crops, crops grown for sale to generate profit। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इस तरीके के स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में चूहा हो जाएगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, फैलो लैंड छोड़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे लैंड को फैलो छोड़ रहे हैं, तो वो अपने आप फिर से ग्रोथ आ जाएगा उसका नेचुरली, ठीक है, एंड इट विल रीगेन इट्स फर्टिलिटी एज वेल, ठीक है। एग्रीकल्चर फोकसेस ऑन वेजिटेबल्स एज वेल एज ऑन कैश क्रॉप सच एज मेज, कॉफी, रबर एंड कोकोआ। तो वेजिटेबल्स में भी ग्रो करते हैं हम। और कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स वो होते हैं, जैसे देखो भुट्टा किस लिए उगाया जाता है, भुट्टा खाने के लिए नहीं, भुट्टा खाने के लिए नहीं उगाया जाता है, ठीक है। जो बाजार में आपको भुट्टा मिलता है, जैसे आप बोलते हो शुगर केन क्यों उगाया जाता है, गन्ने का रस पीने के लिए। किस लिए उगाया जाता है, बोल अर्चित, किस लिए उगाया जाता है शुगर केन? व्हाई डू वी प्रोड्यूस शुगर केन, व्हाई डू वी एग्रीकल्चर में शुगर केन किस लिए उगाया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शुगर केन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन का खेती महाराष्ट्र में होता है। तो किस लिए शुगर केन उगाते हैं? गन्ने का रस पीने के लिए। पूरे कामोटे में लगभग 4 या 5 ही दुकानें जहां पे गन्ने का रस मिलता है ना। बाकी लोग क्या खाते हैं, शक्कर, ठीक है। तो शुगर केन जूस से शक्कर प्रोड्यूस होता है।
हाँ, थोड़ा बहुत जो है तो गन्ने का रस लोग पी रहे हैं, बट मेन उनका वो क्या है, शक्कर। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भाई साहब, कैश क्रॉप, जिससे आपको पैसा मिलता हो। ठीक है। कैश क्रॉप मतलब मेज, मेज मतलब भुट्टा, है ना। भुट्टे को हम ये जो सेक कर खाते हैं ये तो कभी कभार दिखता है आपको, लेकिन भुट्टे से बनता है कॉर्नफ्लावर। ठीक है। कॉर्नफ्लावर बनता है, और ये कॉर्नफ्लावर भाई साहब यूज होता है, कॉर्नफ्लावर जैसे आपका आटा होता है वैसे ही भुट्टे का भी आटा होता है। ठीक है। कॉफी, कॉफी जैसे बीन्स होते हैं, कॉफी के बीन्स को क्रश करके हम कॉफी बनाते हैं। रबड़, तो आप अगर देखोगे बहुत बड़े बड़े रबड़ प्लांटेशन होते हैं ब्राजील वगैरह में, तो ये रबड़ प्लांटेशन में ऐसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इन पेड़ों को थोड़ा सा काट दिया जाता है और यहाँ पे एक बैग लटकाया जाता है, ये बैग में रबड़ या लैटेक्स कवर, लैटेक्स इकट्ठा हो जाता है, और इसी से आपका नेचुरल रबड़ बनता है। आज की तारीख में तो सिंथेटिक रबड़ आ गया है, लेकिन नेचुरल रबड़ ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है। कोकोआ, इससे आपके बहुत सारी चीजें बनते हैं, चॉकलेट्स बनते हैं। ठीक है। बहुत सारी और भी चीजें बनती हैं। तो ये आपके अमेजन बेसिन का प्रोडक्शन है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ज्यादा करके ये कैश क्रॉप्स हैं। कसावा, अ स्टार्ची वेजिटेबल दैट लुक्स लाइक अ पोटैटो, इज ईटन एज अ स्टेपल फूड। स्टेपल डाइट मतलब क्या होता है, जो आप रोज खाते हो। जैसे अगर आप देखोगे राइस, व्हीट, सीरियल्स, ये आपके स्टेपल डाइट है। ठीक है। यू कंज्यूम इट ऑलमोस्ट डेली। ठीक है। तो इट इज ईटन एज अ स्टेपल फूड along with meat and fish, along with meat and fish. Bugs such as queen ants are also eaten. तो क्वीन एंड्स भी खाया जाता है, यहाँ पे एंड्स को खाया जाता है। ठीक है। ओके। डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, अभी जो अमेजन बेसिन में डेवलपमेंट होता जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है। नोमैडिक ट्राइब्स बिलोंगिंग टू द अमेजन बेसिन वंस लिव्ड इन इट्स थिकी कवर्ड फॉरेस्ट। तो नोमैडिक ट्राइब्स जो है, ठीक है, nomadic tribes belonging to the Amazon basin once lived in its thicket. Today, most of the tribal people are farmers living in permanent settlements. This is because they can no longer make a living in the forest. अभी फॉरेस्ट बैन हो गया है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे वो नहीं, तो नॉमैडिक ट्राइब्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भटकने वाले जो ट्राइब्स थे, तो अमेजन फॉरेस्ट पे अभी रोक टोक लग गया है, क्योंकि लोग तो ऐसे काटते ही रहेंगे, फिर तो फॉरेस्ट एक दिन रहेगा ही नहीं। ठीक है। सो अमेजन फॉरेस्ट हैव नाउ बीन बैंड, so this is because they can no longer make a living in the forest, so they have to now stay out of forest. The Trans-Amazon Highway, built in 1970, allows more people to move into the Amazon basin and clear forest. ये एक प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है। ट्रांस अमेजन हाईवे, ये क्या है, अमेजन, तो यहाँ पे देखो ये अमेजन रिवर है, और अमेजन रिवर है कि अमेजन रिवर के बाजू में अमेजन बेसिन है। अभी यहाँ पे ट्रांस अमेजन हाईवे बना हुआ है। ये हाईवे से क्या हो रहा है, ज्यादा लोग पहुंच पा रहे हैं और फॉरेस्ट को इलीगली काट रहे हैं। ठीक है। दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम। तो हर डेवलपमेंट का एक प्राइस होता है, इस डेवलपमेंट का ये प्राइस है भाई साहब। ट्रांस अमेजन हाईवे जो बिल्ड हुआ है पैरेलली टू द अमेजन बेसिन इज अलाउिंग मोर पीपल टू मूव इनटू द अमेजन बेसिन। ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं वहां पे एंड क्लियर द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। इन ब्राजील, द सिटी ऑफ मनाउस लोकेटेड अलोंग साइड द अमेजन रिवर हैज ग्रोन टू बी द लार्जेस्ट सिटी इन द अमेजन बेसिन। ठीक है। ये लार्जेस्ट सिटी है भाई साहब। इंक्रीजिंग कैटल ग्रेजिंग, तो कैटल ग्रेजिंग इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। लोग चरवाहो, मतलब जो चरवाहे होते हैं वो अपने कैटल को इन जगहों पे लेकर जाते हैं। ठीक है। एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, हैज लेड टू द डिफॉरेस्टेशन, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, जितने आप पेड़ों को काटेंगे उतना ज्यादा सॉइल इरोजन होगा। ठीक है। एंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ Amazonian flora and fauna have disappeared due to these factors. तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल के स्पीशीज, फ्लोरा मतलब प्लांट के स्पीशीज और फौना मतलब एनिमल के स्पीशीज, दे हैव डिसअपीयर्ड ड्यू टू दीज फैक्टर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अमेजन बेसिन में ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है। तो अमेजन बेसिन में किस वजह से डेवलपमेंट के कौन से एस्पेक्ट की वजह से ये हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ट्रांस अमेजन हाईवे कंस्ट्रक्ट हुआ है जो अमेजन बेसिन के पैरेलली चल रहा है। दिस हैज गिवन मोर एक्सेस टू पीपल बाय रोड टू गो इनटू एंड एंटर इनटू अमेजन फॉरेस्ट, जिसकी वजह से वो तबाही मचा रहे हैं। दूसरा क्या है भाई साहब, बहुत सारे सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है, और इस सिटीज के डेवलपमेंट के चलते डिफॉरेस्टेशन हुआ है, एग्रीकल्चर हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी सारा फॉरेस्ट जाता रहा। ठीक है। दे आर लूजिंग द फॉरेस्ट, काफी सारा फ्लोरा एंड फौना, काफी सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। ओके। टेम्परेचर, अभी हम बात करेंगे क्लाइमेट की। दिस रीजन एक्सपीरियंसेस हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। दिस इज बिकॉज द सब ट्रॉपिकल जोन इज सिचुएटेड फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड रिसीव्स मोर एंगल। अभी हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल जोन की। ठीक है। इसके पहले हमने कौन से की बात की थी, ट्रॉपिकल जोन की बात की थी। अभी हम सब ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं। सब ट्रॉपिकल जोन का भाई साहब एक्सटेंड कहां से कहां तक है, एक तू बता।
आएंगे भी नहीं और वीडियो भी नहीं देखेंगे तो भी नहीं। आप 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, एंड 23.5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक, ये है आपका सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन, क्या ये समझ में आ रहा है? द रीजन एक्सपीरियंसेस हॉट समर्स एंड कूल विंटर्स। तो यहाँ पे हॉट समर थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज बिकॉज सब ट्रॉपिकल जोन तो इक्वेटर से ज्यादा दूर हो गया। देखो भाई साहब, ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिकल जोन विच इज व्हाट 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां से यहां तक है सब ट्रॉपिकल जोन, यहां से यहां तक है सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन में ऑब्वियसली सनलाइट कैसे आएगा? स्लांटिंग आएगा। तो स्लांटिंग आएगा तो आपका विंटर में टेम्परेचर ज्यादा गिर जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? स्लांटिंग रेज ऑफ सन विल ऑलवेज हैव लेस इम्पैक्ट, उनका इम्पैक्ट लेस रहेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन हियर मींस रेनफॉल, ठीक है। द रीजन एंजॉयज अ वेट मॉनसून क्लाइमेट टिपिकली एक्सपीरियंसिंग ओवर 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन ईच ईयर। ये भी अच्छा खासा है, ठीक है। आपके अमेजन बेसिन में जैसे आपने देखा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अप्रोक्सीमेटली 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर था, यहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन एवरी ईयर है, ठीक है। ओके, flora and fauna, the types of plants in this basin vary depending on the landforms in which they are found. तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे कैसे हैं भाई साहब? वेरी करते हैं। किस तरीके के प्लांट्स मिल रहे हैं? दे बेसिकली वेरी इन द बेसिन डिपेंडिंग ऑन द लैंडफॉर्म्स। द प्लेन्स यूजुअली हैव ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज। तो प्लेन्स में किस तरीके के ट्रीज हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है, सच एज टीक, पीपल एंड साल। पीपल तो हम बोलते हैं, खैर। द डेल्टा रीजन हैज मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिडियस ट्रीज है, जैसे टीक हो गया, पीपल हो गया एंड साल, और डेल्टा रीजन में मैनग्रोव फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब ये जो हमारे खाड़ी में आपने मैनग्रोव देखा है वैसा, ठीक है। तो इस तरीके के मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। द थिक बैम्बू ग्रोव्स आर फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र मतलब इंडिया के प्लेन्स में, ठीक है, बैम्बू फॉरेस्ट, और बैम्बू हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। द बॉर्डरिंग हिमालयस मोस्टली हैव कॉनिफेरस ट्रीज सच एज पाइन, देवदार एंड फर एज द क्लाइमेट इज कोल्डर एट हायर ऑल्टीट्यूड। तो अभी अगर आप देखोगे हिमालयस में ऑल्टीट्यूड की वजह से ठंडा है, सब ट्रॉपिकल वजह की वजह से उतना ठंडा नहीं है जितना ऑल्टीट्यूड की वजह से। अभी 8,000 फीट ऊपर भाई साहब, तो ऑब्वियसली ऑल्टीट्यूड की वजह से क्लाइमेट काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। जहां पे हम जितना ज्यादा, देखो, ऑल्टीट्यूड चाहे नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ट्रॉपिकल में हो, चाहे सब ट्रॉपिकल में, उससे मैटर नहीं करता है। जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा ठंडा आपको लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तमिलनाडु में जाओगे तो ऊटी है, ठीक है, आपका कोडाई कनाल है। इन प्लेसेस में ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ठंडा लगे, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऑल्टीट्यूड की वजह से ठंडी है, ठीक है। लोग क्यों ही जाते हैं आपके माथेरान और लोनावाला? क्योंकि मुंबई के कंपैरेटिवली वहां पे ज्यादा ठंडा है, ठीक है, क्लियर? ओके। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, मंकीज, राइनोसोर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स लिव हियर। इंडिया का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, 6 फीट का होता है, बहुत बड़ा टाइगर होता है, ठीक है। एलिफेंट्स, monkeys, dinosaurs, crocodiles, alligators and Royal Bengal tigers live here. इनफैक्ट आपका जो सुंदरबंस है, ठीक है, इसको सुंदरबंस बोलते हैं, जो आपके खाड़ी एरिया में है बंगाल में, दिस इज द मतलब सबसे ज्यादा रिच इन स्पीशीज माना जाता है, ठीक है। काफी सारे साइंटिस्ट यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिच इन स्पीशीज। बहुत सारे टाइप के फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत डेंजर जगह है लेकिन, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी निकल आएगा, ठीक है। एलिगेटर्स मतलब मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स, राइनोसोर्स, मंकीज हैं, अलग अलग टाइप के टाइगर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। और टाइगर्स यहाँ पे स्विमिंग ज्यादा करते हैं, लैंड पे कम रहते हैं, स्विमिंग ज्यादा करते हैं, ठीक है। दीज टाइगर्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स। खाड़ी एरिया है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी मौतें होती हैं। मौतें कैसे होती हैं? यहाँ पे बहुत सारे बी हाइव्स होते हैं। बी हाइव्स मतलब समझते हैं? मधुमक्खी के छत्ते, ठीक है। अभी जैसे मानसून के सीजन के पहले जो वहां के गांव के लोग हैं वो बोट में ऐसे बी हाइव्स को पुल करने जाते हैं, और कभी कभी बी हाइव्स के नीचे से टाइगर निकल के दबोच लेता है उनको, तो ये होता है, ठीक है। काफी डेंजर एरिया है, लेकिन डेंजर एरिया नहीं, काफी ब्यूटीफुल एरिया भी है, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली गो देयर टू साइट टाइगर्स, टू सी द वाइल्ड लाइफ एंड सो ऑन, ठीक है। द रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर फुल ऑफ फिश सच एज रोहू, कातला, हिसला, ठीक है। ये बहुत सारे फिशेज हैं, काफी वैरायटी है यहाँ पे सुंदरबंस में, ठीक है। सुंदरबंस इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट ऑफ ऑल स्पीशीज, ठीक है। एशिया में बेस्ट जगह है
if you want to understand species, if you want to have a clear idea about the flora and fauna. ठीक है, ओके। सेटलमेंट्स, अभी हम सेटलमेंट्स की बात करेंगे। तो ज्यादा करके हम यहाँ पे इंडिया इस रीजन में आता है। किस रीजन में आता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में। इंडिया बेसिकली कम्स इनटू द सब ट्रॉपिकल रीजन। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर हमने इंडिया का क्लाइमेट हमको मालूम है तो लगभग सब ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट हमको मालूम चल जाएगा। स्लांटिंग रेज ऑफ सन आती हैं और बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी दोनों भी है। ठीक है, रेनफॉल ठीक ठाक है, 300 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है इन एरियाज में। और अभी हम बात करेंगे दूसरी चीजों की, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स मतलब लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, दिस बेसिन इज हाईली फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्रॉप्स बहुत अच्छे होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में क्यों नहीं होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं और फिर उनके जमीन को उतना लाइट नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। झाड़ पत्ते बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, some of the first Indian kingdoms originated here. ठीक है, as a result the human population is extremely dense in the plains. ठीक है, बहुत ज्यादा है प्लेन, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि प्लेन्स है यहाँ पे, गंगा प्लेन है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यमुना प्लेन है, और इन प्लेन्स में काफी फर्टिलिटी है। ये पानी भी देते हैं और रिच सॉइल डिपॉजिट्स भी। ठीक है, देखो सॉइल कैसा है आप बोलेंगे देखिए महाराष्ट्र में इतना ज्यादा पानी, मतलब स्पेशली इन एंड अराउंड वेस्टर्न घाट्स, मुंबई एक्सेट्रा में, लेकिन इतना ज्यादा क्रॉप्स क्यों नहीं होते हैं? सिर्फ शुगर केन ही देखेंगे आप, ज्यादा क्रॉप्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी कम है। ठीक है, पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी कम है। नाउ व्हाई इज द सॉइल नॉट फर्टाइल? क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ज्यादा रिवर्स नहीं है। जब रिवर्स होते हैं तो ये समझ लो माउंटेन है, ये रिवर्स आ रहे हैं। ठीक है, व्हेन द रिवर्स आर फ्लोइंग टू द प्लेन एरियाज दे आर ब्रिंगिंग रिच डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट्स आते हैं और यही सॉइल डिपॉजिट जो है तो यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो दे लीव दिस, और इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। दिस इज नोन एज एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्रॉपिंग के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि वहां पे कम बारिश के बावजूद भी क्रॉप की फर्टिलिटी ज्यादा है क्योंकि सॉइल की क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, आपके गंगा प्लेन्स में ज्यादा, जैसे पंजाब में अगर आप देखोगे इतने सारे रिवर्स हैं और इसीलिए वहां पे सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश एंड प्लेन्स में देखोगे वहां पे भी सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे रिवर ज्यादा है। जितने ज्यादा आपके रिवर बेसिन होंगे, जितने ज्यादा आपके रिवर बेसिन होंगे उतना ही उसका आसपास का जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे, तो इसीलिए लोग भी वहां पे बसते हैं क्योंकि क्रॉप पैटर्न बहुत अच्छा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ टुडे सच एज प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता लाई अलोंग द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर। ये सब के सब गंगा रिवर के बैंक्स में है और यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर वी क्लियर? अभी हम बात करेंगे इकोनॉमी की। एज दिस एरिया इज एक्सट्रीमली फर्टाइल मोस्ट पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें है? एग्रीकल्चर में। ठीक है, सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन आर पैडी, व्हीट, मेज, शोरगुम, मिलेट, बनाना, टी एंड शुगर केन। ये सब कुछ क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, फिशिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन। ठीक है, फिशिंग भी करते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द रीजन। जूट इज ग्रोन, जूट इज ग्रोन, जैसे इंडिया, जूट मतलब समझते हैं जिससे गोनियां बनती हैं। ठीक है, बांग्लादेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड नेक्स्ट टू बांग्लादेश इज इंडिया। ठीक है, ये जूट प्रोड्यूक्शन होता है। जूट का रिक्वायरमेंट है काफी ज्यादा पानी, ये बहुत रेनी एरियाज में हो सकता है। जूट जो होता है उसको काफी ज्यादा पानी चाहिए होता है, मतलब ऑलमोस्ट नी डीप वाटर में फील्ड होने चाहिए। ठीक है, सिल्क वॉर्म्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र रीजन is rich in petroleum deposits, therefore it has many petrochemical industries and oil refineries। तो ब्रह्मपुत्र रीजन में काफी सारा पेट्रोल और ऑयल भी मिलता है। टूरिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द रीजन ड्यू टू द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स सच एज ताजमहल जो आगरा में है, ये यमुना रिवर के बाजू में है, एंड द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सम सिटीज लाइक वाराणसी एंड प्रयागराज। हिंदुओं के लिए वाराणसी और प्रयागराज आपके जो है वो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। ठीक है, आपने सुना रहेगा अभी अभी महाकुंभ हुआ था, कुंभ के मेले में बहुत सारे लोग आए थे, काफी सारा एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया है, लेकिन कितना करोड़ों में लोग आए थे उस शहर में। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस रीजंस विजिट दीज सिटीज, so tourism is very high in these cities। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके।
डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट, अभी हम बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या है। दिस रीजन हैज सेवरल पोर्ट्स एंड वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम व्हिच मेक्स द लाइफ ऑफ पीपल कंफर्टेबल। स्पेशली अगर आप कैलकाटा में जाओगे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं। इंडिया में ब्रिटिशर्स पहले बार पोर्ट्स के थ्रू ही आए थे। पोर्ट्स मतलब जहां पे सी के रूट से आए। सी का रूट सस्ता पड़ता है, हाँ भले ही थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन जो भारी भरकम चीजें हैं वो हम सी के रूट से ही ट्रांसफर करते हैं। एयरप्लेन में तो उतना भारी भरकम चीज जा नहीं पाएगा, ठीक है। ओके, सो एज जितने आपके पोर्ट्स डेवलप होंगे उतना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, उतना धंधा भी बढ़ेगा, ठीक है। एज दिस एरिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द रिवर्स। ये गंगा का या यमुना का पोल्यूशन जो हो रहा है वो लोग इसमें डंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट को डंप कर दे रहे हैं, क्योंकि फ्लोइंग वाटर है तो बहते हुए पानी में चला जाएगा। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहता हुआ पानी भी तो पल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। सो काफी ज्यादा डंपिंग हो रही है, लीडिंग टू वाटर पोल्यूशन। अक्सर आप सुनते रहेंगे दिल्ली में यमुना रिवर में इतना पोल्यूशन हो गया है कि सफेद झाग दिख रहा है या ऐसा, तो पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर न्यू सेटलमेंट्स, जो भी इक्के दुक्के फॉरेस्ट है उनको क्लियर करके सेटलमेंट्स, आबादी बढ़ रही है। रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड फार्म लैंड रिजल्टिंग इन रैपिड सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है? देखो ये सॉइल है, ठीक है। इस सॉइल पे अगर ट्रीज लगे रहेंगे तो ट्रीज क्या करते हैं, इनकी जड़ें बहुत दूर तक जाती हैं, तो ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। सॉइल को वैसा पकड़ के रखते हैं। अभी अगर मैंने इन ट्रीज को काट दिया तो ये सॉइल लूज हो जाएगा। अभी थोड़ा सा भी विंड चला या वाटर तो ये सॉइल वैसा उड़ जाएगा। और टॉप लेयर ऑफ सॉइल अगर उड़ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है। सॉइल इरोजन में क्या होता है भाई साहब, सॉइल इरोजन में टॉप लेयर अगर उड़ जाए, टॉप लेयर अगर उड़ जाए तो सॉइल गेट्स एक्सपोज्ड, तो सॉइल गेट्स एक्सपोज्ड, तो सॉइल एक्सपोज हो जाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, सॉइल इरोजन। दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। आर वी क्लियर? सो टॉप लेयर गेट्स एक्सपोज्ड, ठीक है। डेजर्ट्स, अभी हम बात करेंगे भाई साहब डेजर्ट्स की। वी विल नाउ एक्सप्लोर रीजन्स दैट आर much more challenging for live deserts. A desert is a region with low rainfall. तो obviously यहाँ पे low rainfall है, little vegetation and extreme hot or cold climates. There are two types of deserts, hot deserts and cold deserts. Let us learn about each. ठीक है? So the hot desert is basically the Sahara. ठीक है? तो एक होता है cold desert. Cold desert का example दे सकते हैं, इंडिया में कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, ठीक है। लेह लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे भी आपको भाई साहब पेड़ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा है, बर्फ मिलेगा लेकिन पेड़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। वन इज हॉट डेजर्ट एंड द अदर वन इज कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। सो लेट अस लर्न अबाउट द, अभी हॉट डेजर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। द सहारा डेजर्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। Though most deserts are located around the subtropical region, they are considered distinct regions due to their low precipitation. तो डेजर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, लो प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। वाई डू डेजर्ट्स हैपन? बिकॉज देर इज वेरी लो प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। ज्यादा करके डेजर्ट्स आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, मतलब कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, या 23.5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक, ठीक है। सो दो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लोकेटेड अराउंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, दे आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट रीजन्स ड्यू टू देयर लो प्रेसिपिटेशन। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है वो जो नॉर्थ अफ्रीका में है, इसको हम सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट मानते हैं। इट कवर्ड एन एरिया ऑफ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इतना बड़ा एरिया है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, which is 2.5 times the size of India. ठीक है? Its landscape is a mix of sand, gravel and elevated plateau as high as 2,500 meters. तो elevated plateau है, देखो flat land है भले, लेकिन elevated है, 2,500 मीटर ऊपर है, with rocky surfaces. In some places there are cases which provide water for passers by temperature. फॉर पासर्स बाई, तो कुछ पासर्स बाई के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, कहां पे लोकेटेड है भाई साहब, नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। और एलिवेटेड प्लेटू पे है, मतलब एक ऊपर जाकर है ये, ऐसे प्लेटू, फ्लैट लैंड, ठीक है। टेम्परेचर सहारा डेजर्ट में भाई साहब टेम्परेचर कितना है, देखो हॉट डेजर्ट है ये, इस पोर्शन में है सहारा डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट है।
टेम्परेचर एज इट इज लोकेटेड अलॉन्ग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है ये। ड्यूरिंग द डे इन समर अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बहुत हो गया, उससे ज्यादा ही पहुंचेगा। बट इन द नाइट नियर फ्रीजिंग, ठीक है, इन विंटर, बट बट दे ड्रॉप टू नियर फ्रीजिंग एट नाइट इन विंटर, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो कहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग डे और कहाँ 0 डिग्री, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक ही दिन में आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक्सपीरियंस करेंगे और 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एयर इज एक्सट्रीमली ड्राई एंड द सर्फेस इज सैंडी, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू होल्ड हीट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अभी देखो जो सैंड है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है हीट को, ठीक है, जिसके वजह से कोल्ड हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ये बहुत लो है। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? प्रेसिपिटेशन मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है। डिस्पाइट द ड्राई एयर देयर इज अ ब्रीफ रेनी सीजन, अ वेरी ब्रीफ, ब्रीफ मतलब बहुत छोटा, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, ब्रीफ रेनी सीजन। हाउएवर सम एरियाज हैव नॉट रिसीव्ड रेन्स इन ईयर्स, सालों तक कोई बारिश नहीं हुई है, ऐसे भी जगह हैं, ऐसे भी रेनफॉल बहुत कम है, लेकिन ऐसे भी कुछ एरियाज हैं जहां पे सालों तक कोई बारिश नहीं हुई है। देयर आर यूजुअली नो क्लाउड्स इन द स्काई, कोई क्लाउड्स नहीं है इन द स्काई, एज मॉइस्चर इवेपोरेट्स इमीडिएटली ड्यू टू द हीट, ठीक है। तो मॉइस्चर भाई साहब इवेपोरेट हो जाता है इमीडिएटली ड्यू टू द हीट। तो ये सारी चीजें हैं सहारा डेजर्ट का। काफी हॉट टेम्परेचर हैं, दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री से जा सकता है और रात में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है, ठीक है। रेनफॉल बहुत सालों तक कई कई जगहों पे हुआ ही नहीं है, देयर हैज बीन नो रेनफॉल एट ऑल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कौन कौन सी जगह आ जाती है वेस्ट सहारा, ये देखो अल्जेरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब भाई साहब डेजर्ट एरियाज है। दीज आर प्राइमरली डेजर्ट एरियाज, बहुत बड़ा हिस्सा इनका डेजर्ट में ही है। दीज कंट्रीज आर कंट्रीज विच आर मोस्टली डेजर्ट, ये डेजर्टेड कंट्रीज है, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? दीज आर डेजर्टेड कंट्रीज, ओके। फ्लोरा एंड फौना, क्या क्या चीजें हैं भाई साहब? कैक्टस, palms and acacia comprises the vegetation in the Sahara desert. Date palms, date palms can be found near oasis. तो आपका भाई साहब oasis, oasis क्या होता है? थोड़ा सा पानी, उसके आजू बाजू में डेट palms हैं, ठीक है। तो कैक्टस मिलता है, palms मिलते हैं, acacia comprise the vegetation in the Sahara desert. ये भाई साहब सहारा डेजर्ट में है। डेट palms can be found near the oasis. Fauna में क्या क्या आ जाता है देखो, what do you get in fauna? Lizards, scorpions, snakes, hyenas, jackals and desert foxes are found here. तो यहाँ पे लिजर्ड्स भी हैं, स्कॉर्पियंस भी हैं, ठीक है, हाइनास हैं, जैकल्स एंड डेजर्ट फॉक्सेस, दीज आर फाउंड इन द फौना एरिया। Camels are well adapted to this new environment as some can survive up to 2 weeks without water. तो कुछ कैमल्स ऐसे हैं दे कैन सर्वाइव, क्योंकि कैमल्स ही डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं, ये कम से कम 14 दिन विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कैमल्स के अंदर, ठीक है, उनके यहाँ पे एक वाटर स्टोरेज बैग होता है, ठीक है, जिसमें उनका वाटर स्टोर्ड रहता है। तो ये वाटर भाई साहब, तो कैमल्स आर वेल अडेप्टेड। और क्या अडेप्टेशन है, ठीक है, दे कैन फीड ऑन कैक्टाई, वो भाई साहब कैक्टाई खाते हैं, कैक्टस फीड करते हैं। और क्या अडेप्टेशन है, उनके जो फीट है वो ऐसे चौड़े होते हैं, आपने अगर कभी कैमल देखा रहेगा, तो हमारा फीट जैसे धस जाता है, उनका फीट रेती में धसता नहीं है, ठीक है, लेकिन keep on walking for a very long time. Camels are well adapted to this environment as some can survive up to 2 weeks without water. तो camels को हम as pet animals यूज करते हैं, as cattle यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, ज्यादा करके ऐसे जगहों पे। Settlements, most of the Sahara desert is populated by nomads. तो सेटलमेंट क्या ही बनाएंगे, ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड है जहां पे कोई नहीं रहता है। ऑब्वियसली कैसे रहेगा ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स में, तो कुछ कुछ लोग नॉमैड्स के हिसाब से रहते हैं, कुछ दिन यहाँ पे रह गए फिर आगे चले, कुछ दिन यहाँ पे रह गए फिर आगे चले। तो मोस्टली आपके यहाँ पे किस तरह के हैं, नॉमैड पॉपुलेशन है, हु लिव इन टेम्परेरी सेटलमेंट्स। तो दे लिव इन टेम्परेरी सेटलमेंट्स, बहुत टेम्परेरी सेटलमेंट्स में ही लिव करते हैं। Two famous nomadic groups from the Sahara Desert are the Bedouins and the Tuareg. ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, ठीक है। ये नोमैडिक ग्रुप्स हैं, बेडुइन्स एंड टुआरेग। ये नोमैडिक ग्रुप्स, इनको नाम दिया गया है, ठीक है। दे लिव इन टेंट्स एंड हाउसेस, ऐसे टेंट और हाउसेस बना के रहते हैं ये, ठीक है। मेड ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल, तो जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उससे टेंट और हाउसेस बना के ये इन जगहों पे रहते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस?
नहीं, ओके। पीपल हैव ऑल्सो मेड परमानेंट सेटलमेंट्स, तो कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स भी हुए हैं अराउंड द नाइल वैली इन इजिप्ट एंड नियर द ओसिस, तो कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो सम पीपल लिव इन मॉडर्न होम्स, मैनी हियर, ठीक है, लिव इन मड हाउसेस विद थैच रूफ्स टू कीप द इंटीरियर्स कूल, ठीक है। तो ज्यादा करके थैच रूफ्स होते हैं ऐसे, जिससे इंटीरियर्स कूल रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है एंड इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशंस, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसी है भाई साहब? द फर्टाइल सॉइल ऑफ द नाइल रिवर इज आइडियल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। हेंस मेनी क्रॉप्स सच एज राइस, wheat, beans and Egyptian cotton are grown along the Nile River. Nile River happens to be the second largest river, ठीक है, बहुत बड़ा रिवर है ये, और नाइल रिवर के आजू बाजू बहुत सारे लोग इन सब क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। जहां पे भी आपका रिवर बेसिन होगा, द सॉइल विल बी रिच एंड देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई एज वेल, ठीक है। सो फर्टाइल सॉइल ऑफ नाइल रिवर इज आइडियल फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और इन क्रॉप्स में क्या क्या आता है? राइस आता है, व्हीट आता है, बीन्स आता है एंड इजिप्शियन कॉटन भी आता है, जिससे हम गारमेंट्स बनाते हैं। डेजर्ट नोमैड्स रेज एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स, विच दे यूज फॉर डेयरी, मीट एंड लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ऐसे एनिमल्स को पाला जाता है जिनको हम मिल्क के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मिल्क मतलब डेयरी हो गया, ठीक है। मीट के लिए इनको काट कर मार कर खाया भी जाता है, और लेदर के लिए, ठीक है। सो दीज आर नोमैड्स, नोमैड्स मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले लोग, तो ये अपने साथ ये एनिमल्स को कैरी करते हैं। इन एनिमल्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। In modern times, discovery of petroleum in the desert and Red Sea has led to the sudden rise of worthy cities such as Dhakla. Okay? Other resources such as iron and uranium, which are used for making nuclear bombs, okay, have also been found, leading to new developments. तो इससे आपके नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। आयरन एंड यूरेनियम भी फाउंड हुआ है। टूरिज्म इज क्वाइट पॉपुलर पर्टिकुलरली इन इजिप्ट ड्यू टू इट्स रिच हिस्ट्री। इजिप्ट में आपने सुना रहेगा पिरामिड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और उसका रिच हिस्ट्री भी है, पहले इजिप्शियन हिस्ट्री काफी रिच है, इसलिए काफी टूरिस्ट भी इन जगहों पे विजिट करते हैं, ठीक है। टूरिज्म इज हाई स्पेशली इन द इजिप्शियन रीजन। Development and its impact. The lifestyle of nomads is changing, with more of them settling in cities to take up jobs in petroleum and other industries. तो पेट्रोलियम यहाँ पे काफी ज्यादा है, और ज्यादा करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रेगिस्तान होने के बावजूद पेट्रोलियम का सप्लाई ज्यादा है, जिसके वजह से लोग वहां पे जाकर सेटल हो रहे हैं। एंशियंट कैमल रूट्स हैव नाउ गिवन वे टू पेव्ड रोड्स, ठीक है। तो पहले पहले कैसे थे? कच्चे रास्ते थे, इनके ऊपर से कैमल से हम यातायात करते थे, अभी आपके प्रॉपर रोड्स हो गए, ठीक है। दो द सहारा रीजन इज अर्बनाइजिंग क्विकली मतलब धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। देर आर स्टिल वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ डेजर्ट दैट रिमेन अनटच्ड, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक ऐसा भी एरिया है जहां पे कोई जा नहीं पाया, या कोई रहता नहीं है, या कोई अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, जहां पे कोई भी रोड या रेलवेज भी नहीं, अबैंडन लैंड नहीं है, ठीक है। बहुत वास्ट स्ट्रेचेस है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम है, रहना लगभग असंभव है, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट, अभी कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल क्या है? जहां पे आपके टेम्परेचर्स, एक होता है हॉट डेजर्ट जहां पे टेम्परेचर्स बहुत हाई है, और कोल्ड डेजर्ट मतलब जहां पे टेम्परेचर्स बहुत कोल्ड है, ठीक है। सो व्हाट इज द कोल्ड डेजर्ट बच्चा पार्टी? द कोल्ड डेजर्ट एन एग्जांपल इज लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख, लद्दाख सिचुएटेड इन द ग्रेट हिमालयस as on the eastern side of Jammu and Kashmir is a cold desert region. It is surrounded by Karakoram range in the north and Janspur range in the south. Its altitude varies from 300 meter to 800 meter. तो 8000 मीटर, 3000 टू 8000, तो हिमालयन रेंज में है, देखो, ठीक है, काराकोरम रेंज में, और यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है, तो टेम्परेचर बहुत लो है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं है, रेनफॉल नहीं है, ठीक है। इन लद्दाख, तो हमारे इंडिया का ही पार्ट है, देयर आर मेनी रिवर्स दैट कम आउट ऑफ द वैलीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स इज द इंडस। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द लाइफ इन दिस रीजन। तो इंडस के बारे में अभी आपने हाल ही में काफी ज्यादा सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान के वॉर में हमने इंडस ट्रीटी को इनवैलिड बता दिया है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन स्टॉप दिस रिवर फ्लो। अगर हमने स्टॉप किया तो पाकिस्तान उधर जाएगा, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे आपके इंडस रिवर जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्लाइमेट, द लाइफ एट लद्दाख, ठीक है। काफी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नाउ टेम्परेचर क्या है भाई साहब? यहाँ पे टेम्परेचर, द रीजन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है।
इन समर द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 6 and 10। ये उनका समर है। हमारे यहाँ पे समर में 40 तक पहुंच जाता है या 45 तक पहुंच जाता है, वहां पे 6 से 10 काफी हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग द डे, एंड ड्रॉप्स बिलो -30 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बर्फ हो जाता है, यहाँ पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, मतलब बर्फ ही बर्फ। इन विंटर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज अराउंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्रॉप्स टू -45 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट, ठीक है। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ हो जाता है, 0 से भी -45 पे आ गया टेम्परेचर, इतना ठंड है वहां पे। वन कैन गेट फ्रॉस्ट बाइट फ्रॉम द कोल्ड। जब फ्रॉस्ट बाइट कैसा होता है, जब आप बहुत ठंडी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो फ्रॉस्ट बाइट होने लगता है आपको, आपके स्किन में, आपका स्किन झेल नहीं पाता है उसको, ठीक है। तो फ्रॉस्ट बाइट होता है फ्रॉम द कोल्ड और सन बर्न फ्रॉम द सन इफ दे स्टे आउटसाइड फॉर टू लॉन्ग। तो दोनों भी चीजों से, सनबर्न भी और फ्रॉस्ट बाइट दोनों भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके स्किन रिलेटेड डिजीजेस हैं जो आपके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ना सह पाने के लिए होता है, ठीक है। Precipitation. The rain shadow of the Zanskar range prevents clouds from entering this area, resulting in a very dry climate with less than 10 centimeter. तो यहाँ पे आपका रेन शैडो रीजन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जांस्कार रेंज। ये रेन शैडो एरिया है, यहाँ पे आपके क्लाउड्स को एंट्री नहीं मिलती है, क्लाउड्स आर नॉट एबल टू एंटर, ठीक है। सो द रेन शैडो एरिया ऑफ द जांस्कार रेंज प्रिवेंट्स क्लाउड्स फ्रॉम एंटरिंग दिस एरिया, रिजल्टिंग इन अ वेरी ड्राई क्लाइमेट। तो बहुत ड्राई क्लाइमेट है विद लेस देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन, और इसीलिए ये डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब वो ऐसा जगह है जहां पे भाई साहब आपका रेनफॉल बहुत कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी अ डेजर्ट एरिया। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। फ्लोरा एंड फौना, अभी हम फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं। तो फ्लोरा में क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्लोरा लाइक ऑल डेजर्ट देयर इज वेरी लिटिल वेजिटेशन हियर। वेजिटेशन किससे आता है, वाटर से, और भाई साहब वाटर का ही सप्लाई नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हमारे यहाँ पे एक दिन की बरसात भी नहीं है, आधे दिन की बरसात होगी, ठीक है। शॉर्ट एंड स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस, छोटे छोटे आपके स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस है, एंड श्रब्स आर कॉमनली फाउंड। तो छोटे छोटे आपके ब्रांचेस हैं जो फाइंड होते हैं। Fruits such as grapes, apples, walnuts, some trees such as willow are popular, ठीक है, पॉपुलर है भाई साहब यहाँ पे, और फाउंड इन द वैलीज। तो विलो ट्रीज होती है, विलो ट्रीज से आपका क्रिकेट बैट्स बनते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं देखो इंग्लिश विलो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिकली, इनसे क्रिकेट बैट्स बनते हैं, ठीक है। ओके, फ्रूट सच एज ग्रेप्स, एप्पल्स, वॉलनट्स एंड एप्रिकॉट्स ग्रो हियर इन समर, ठीक है। तो ये सब आपके भाई साहब वॉलनट्स और एप्रिकॉट्स आप खाते हैं। Fauna, a variety of birds such as robins, red stars, Tibetan snowcocks, ravens and hoopoes can be spotted in Ladakh. इनको हम देख सकते हैं, अलग अलग बर्ड्स हैं। एनिमल्स सच एज वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक्स, ये और कहीं नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पे ही पाए जाएंगे, ठीक है। याक्स एंड यूनिक ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पे इन सब चीजों को, जिनके जिन्हों फर या कोट्स बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे ही एनिमल्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, सेटलमेंट्स, देयर आर फ्यू परमानेंट सेटलमेंट्स हियर ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट। ये चैप्टर स्कूल में करा दिया है। तो यहाँ पे कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स हैं ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, मतलब हार्श क्लाइमेट की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे रह पाते, तो बहुत ही कम परमानेंट सेटलमेंट्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो मेनी पीपल लिव इन टेम्पररी सेटलमेंट, ज्यादा करके लोग टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाकर रहते हैं, टेम्पररी घर बनाकर रहते हैं। एंड प्रैक्टिस ट्रांस ह्यूमनिस्ट प्राइमरली विथ याक्स बट ऑल्सो विथ गोट्स एंड शीप। तो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं अपने कैटल को लेकर, ठीक है। ट्रांसह्यूमन इज among the settlements there are many Buddhist monasteries and Muslim mosques as most people follow Buddhism और Islam। तो ज्यादा करके यहाँ पे लोग बुद्धिज्म या इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आपको काफी सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और मॉस्क यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमी क्या है भाई साहब,
तो इकोनॉमी, wheat, oats, barley, maize, potatoes, beans and turnips are grown in the summer season. ये सारी चीजों को ग्रो किया जाता है. Animals such as yaks, sheep and goats are reared for wool, milk, meat and leather products. Reared मतलब इनका पालन पोषण किया जाता है. तो किस क्या मिलता होगा इनसे भाई साहब? मिल्क मिलेगा या मीट मिलेगा या लेदर प्रोडक्ट्स. कॉटेज इंडस्ट्रीज इन क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स मेक अप मच ऑफ द विंटर इनकम एज इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड. ठीक है, तो बाहर आप जा नहीं सकते हैं, तो इनसे आपका कॉटेज इंडस्ट्री से चलता है लोगों का. इन द समर टूरिज्म इज हाईली पॉपुलर. यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है. ठीक है, टूरिज्म इज हाईली पॉपुलर एज द लैंडस्केप्स आर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं. लैंडस्केप्स बहुत ब्यूटीफुल है, टेम्परेचर बहुत ठंडा है और इसीलिए इसको देखने के लिए, कोल्ड डेजर्ट को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं. अभी गवर्नमेंट देख रही है कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे भाई साहब इंडस्ट्रीज नहीं डाल सकते हैं. हालांकि यूरेनियम यहाँ पे मिलता है, उसको, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हम बाद में चलकर कभी एज अ रिसोर्स यूज करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास क्या है? तो गवर्नमेंट देख रही है हमारे पास टूरिज्म है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं और टूरिज्म जब तक चलता रहेगा यहाँ के लोगों का चलता रहेगा, यहाँ पे लोगों का इनकम चलता रहेगा. तो इस टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है. जैसे गवर्नमेंट कुछ बसेस रन कर रही है बड़े सस्ते में. ठीक है, मेरा एक दोस्त लद्दाख गया था. लद्दाख जाने से होता क्या है, अचानक से टेम्परेचर में इतना ड्रॉप आ जाता है तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं. ठीक है, बीमार पड़ने लगते हैं तो आप हॉस्पिटल जाएंगे, है ना. हॉस्पिटल में तो ज्यादा करके लोगों को एडमिट करना पड़ता है, एक थोड़ा सा ट्रीटमेंट देकर उनको छोड़ देते हैं. अभी वो मेरा दोस्त हॉस्पिटल में 1.5 दिन तक एडमिट था. तो कितना बिल आया रहेगा, कितना बिल आया रहेगा? ऐसे नॉर्मल ट्रीटमेंट में उसको थोड़ा सा कंजेशन हुआ था, चेस्ट कंजेशन हुआ था, थोड़ी सर्दी हुई थी, थोड़ा सा बुखार आया था, नॉर्मल वायरल फीवर था. हॉस्पिटल में एडमिट हुआ 1.5 दिन के लिए, 1.5 days. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का बिल बना था. ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट भाई साहब ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. गवर्नमेंट को मालूम है कि लोग यहाँ पे बीमार पड़ेंगे, अगर 2 रुपए का मेडिकल फैसिलिटी उसको अवेल होता है तो इट इज गुड ना. या बाकी के लोगों को भी जाकर बोलेगा यार हॉस्पिटल वहां पे बहुत सस्ता है. ठीक है, ओके. सो एंड अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स हैं. द टूरिस्ट ऑफन बाय लोकल क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स प्रोवाइडिंग अ गुड इनकम टू द पीपल हु लिव हियर. तो लोकल क्राफ्ट और टेक्सटाइल खरीदते हैं, इससे वहां के लोगों का इनकम बढ़ता है. डेवलपमेंट एंड इट्स इंपैक्ट. तो क्या क्या डेवलपमेंट है देखो. कैपिटल सिटी क्या है? ले. लद्दाख का कैपिटल सिटी है ले. इज वेल कनेक्टेड बाय रोड्स एंड एयरपोर्ट. तो ये ले एयरपोर्ट भी है वहां पे. ठीक है, तो सम ऑफ द ओल्डर पोजेसेस आर, ठीक है, ओल्डर पासेस आर ब्लॉक्ड बाय स्नो ड्यूरिंग द विंटर. काफी स्नोफॉल होता है तो पासेस होते हैं, देखो वैलीज और पासेस होते हैं. ठीक है, ये ब्लॉक हो जाता है, ये रोड्स जनरली विंटर में ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू हैवी स्नोफॉल. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट, रोड्स हैव बीन बिल्ट एक्सटेंसिवली इन लद्दाख. अभी अभी नए हाईवेज बने हैं जो लद्दाख को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं. हमको यहाँ पे चाइना से खतरा है, इस रीजन में चाइना से खतरा है, इसलिए इंडियन आर्मी हमेशा यहाँ पे पोस्टेड रहती है. ठीक है, इंडियन आर्मी इज वेरी एक्सटेंसिवली पोस्टेड इन एंड अराउंड लद्दाख. ठीक है, क्लियर? ओके. तो माउंटेन्स, अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की. ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट लाइफ इन लद्दाख सिचुएटेड हाई अप नॉर्थ इन इंडिया. वी विल नाउ लर्न अबाउट अ रीजन दैट इज वेरी क्लोज टू लद्दाख yet very different in terms of life. The mountains region of Uttarakhand, mountainous regions are often exposed to moist winds and rain. तो बहुत moist winds and rain है. Uttarakhand lying in the lesser and outer Himalayas is fully exposed to the wet monsoon winds blowing in and from the Indian Ocean. Though mountainous areas have rough terrain, they are home to many permanent rural settlements. Let us explore the mountainous region. तो अभी हम उत्तराखंड के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो उत्तराखंड में क्लाइमेट कैसा है? उत्तराखंड एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड समर्स एंड कूल्ड एंड ड्राई विंटर्स. तो हॉट एंड ह्यूमिड समर्स होगा. ठीक है, एंड ह्यूमिड मतलब उमस रहेगी, और कूल एंड ड्राई विंटर्स, तो आपके बहुत ठंडे टेम्परेचर होंगे विंटर. ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड समर्स. इन दिस रीजन द टेम्परेचर चेंजेस विथ हाइट. जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा. द टेम्परेचर चेंजेस विथ हाइट. प्लेसेस सच एज देहरादून आर वार्मर with temperatures between 15 and 30 degrees centigrade, but in higher areas such as Garhwal Himalayas, it gets colder with temperatures between 0 and 15 degrees centigrade. ठीक है, तो और भी जैसे जैसे आप उत्तराखंड में हायर अप द माउंटेन जाते रहेंगे टेम्परेचर ड्रॉप होता रहेगा. ठीक है,
Okay, unlike the cold deserts of Ladakh, the lower parts of the Himalayas are not blocked by a rain shadow. ठीक है, तो रेन शैडो यहाँ पे नहीं रहता है. Therefore, they experience the moist, humid air that blows in during the southwest monsoon. तो moist, humid air को ये experience करते हैं. ठीक है, are we clear? Unlike the cold deserts of Ladakh, the lower parts of Himalayas are not blocked by a rain shadow. Therefore, they experience the moist, humid air. Rainfall and even snowfall can be very high. बहुत ज्यादा हो सकता है. Snow can fall and fall as high as 5 मीटर. तो स्नोफॉल इतना ज्यादा होता है कि 5 मीटर तक का स्नो है यहाँ. ठीक है, आप सोचिए 5 मीटर तक का स्नो मतलब वहां तक का एक मंजिला स्नो हो गया. ठीक है, रस्तों में जहां पे आप ट्रैवल करते हैं ऑलमोस्ट एक मंजिल तक का आपका स्नो ही हो जाता है विंटर में. इतना स्नोफॉल होता है. मोस्ट ऑफ द रोडवेज एंड हाईवेज गेट ब्लॉक. ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, क्लियर. फ्लोरा. अभी फ्लोरा क्या होगा भाई साहब? व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा इज बेसिकली वेजिटेशन या प्लांट लाइफ. ठीक है, ड्यू टू द हाई लेवल्स ऑफ रेनफॉल एंड वेरिंग ऑल्टीट्यूड्स मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट इन दिस माउंटेनियस रीजन. तो उत्तराखंड में काफी डिफरेंट प्लांट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट विद ट्रीज such as ban oak, moru oak, chirpine and deodar make up the outer Himalayas. ये outer Himalayas को बनाते हैं. Tropical deciduous forest with trees such as sal, teak, arjun and arnatas make up the lesser Himalayas. तो ये सब अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं. इतने लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं. ठीक है, देवदार ट्रीज बोलते हैं हम इनको. तो ये ट्रीज ही होंगे वहां पे हम फ्लैट लैंड तो है नहीं जो एग्रीकल्चर कर लें. तो माउंटेनियस एरियाज है तो इस तरीके के ट्रीज होंगे. किस तरीके का आपको एनिमल लाइफ मिल जाएगा? टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर्स, एलिफेंट्स, मस्क डियर एंड लंगूर्स आर कॉमनली फाउंड हियर. टाइगर है, लेपर्ड है, स्लॉथ बेयर्स है, एलिफेंट्स है, मस्क डियर एंड लंगूर्स. A wide variety of birds such as peacocks, quails, hornbills, Indian cuckoos and Himalayan moles are also found here. ठीक है, ये तरीके के एनिमल्स मिल जाएंगे. सेटलमेंट्स. The mountains here are rugged, making it difficult to construct roads and build houses, particularly in areas with heavy rainfall. ठीक है, तो माउंटेन्स हियर आर रग्ड. यहाँ पे हम रोड नहीं बना पाते हैं. एंड बिल्ड हाउसेस पर्टिकुलरली इन एरियाज विद हेवी रेनफॉल. होम्स आर मेड अप ऑफ मड एंड स्टोन एंड हैव स्लेट रूफ्स. मड एंड स्टोन एंड हैव स्लेट रूफ्स और आयरन शीट्स. यहाँ पे स्लेट रूफ्स होते हैं या आयरन शीट्स होते हैं. मोस्ट पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस अलोंग द रोड्स. अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन फ्यू सदर्न सिटीज सच एज देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश. तो ये आपके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं. देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश. These are basically important cities of tourist destinations. ठीक है, इकोनॉमी को देखेंगे. इकोनॉमी मतलब धंधा. ठीक है, ओके. तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में आपका क्या आता है भाई साहब? Wheat, rice, millet and sugar are the main crops, but they are hard to grow on steep mountain slopes. The terrace farming. तो ऐसे देखो टेरेस फार्मिंग होती है. टेरेस फार्मिंग इस तरह से स्टेप्स होते हैं, है ना? ऐसे स्टेप्स होते हैं. यहाँ पे आपका कोई फार्मिंग हो गया, फिर यहाँ पे आपका कोई फार्मिंग हो गया, यहाँ पे आपने क्रॉप्स उगाए, तो यहाँ पे आप वाटर को होल्ड कर रहे हैं. तो इस तरह से टेरेस फार्मिंग होती है. एक के बाद एक ऐसे लेवल्स आएंगे. ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग इज पॉपुलर एज इट टर्न्स दिस स्टीप अनकल्टिवेबल स्लोप्स इनटू फ्लैट फार्म्स दैट कंट्रोल वाटर रन ऑफ एंड कीप द सॉइल फर्टाइल. तो ऐसे फ्लैट फार्म्स होते हैं जो वाटर रन ऑफ को कंट्रोल करते हैं और कीप द सॉइल फर्टाइल. टेरेस फार्मिंग होती है. ट्रांसह्यूमनेज इज ऑल्सो प्रैक्टिस वेयर द लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. तो ट्रांसह्यूमनेज प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. Though there are few mineral resources, new industries such as cement and woodworking industries are coming up in the state. Roads are slowly replacing old mountain trails. Several national highways reach the southern parts of the state and a few hydroelectric dams. ये डैम्स किसकी वजह से होते हैं? ये डैम्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ऐसे डैम्स में से बहुत जोर से वाटर आ रहा है, उस वाटर को हम टैप करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. Due to unplanned and excessive developmental activities in the region, the risk of natural hazards has increased. काफी सारा डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, नेचुरल हैजार्ड्स के रिस्क बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द टाउन ऑफ जोशीमठ इज सिंकिंग. आपने ये पढ़ा रहेगा. जोशीमठ जो है एक टाउन है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, सिंक कर रहा है. और सिंक कर रहा है तो हाउसेज में से क्रैक्स आ रहे हैं. हाउसेज आर बिकमिंग डेंजरस टू लिव इन. ठीक है, जोशीमठ इज सिंकिंग ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द ग्राउंड. क्योंकि आपका पहाड़ एरिया है, आप वहां पे माइनिंग करेंगे, रोड्स बनाएंगे, हैवी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो पहाड़ एरिया थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर करने जाएंगे तो
हिल जाएगा सिस्टम। तो जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड का एक ऐसा एरिया है जो धीरे धीरे सिंक करता जा रहा है, वहां पे रहना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। हालांकि वो प्रॉपर शहर एरिया है, लेकिन ऐसे दीवारों में क्रैक्स आ जाएंगे, ऊपर सीलिंग में क्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि वो धंसता जा रहा है नीचे। ठीक है, हमने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया अनप्लान तरीके से कि दिस सिटी इज नाउ सिंकिंग एंड इज अ थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग यहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द ग्राउंड, दिस हैज हैपेंड ड्यू टू एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ इस रीजन में, और जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आप नीचे तक जाते, देखो फ्लैट लैंड में आप जैसे कि देखते हो कोई बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन होता है तो लोग नीचे तक जाते हैं, है ना, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे होंगे, और उन साइट्स पे अगर आप जाकर देखोगे तो बहुत नीचे तक गए हैं। लेकिन पहाड़ों में नीचे जाना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल भी है, और अगर आप चले भी गए तो वो बहुत थ्रेटफुल है। ठीक है, बहुत थ्रेटनिंग है। ठीक है, जिसके वजह से जोशीमठ इज गोइंग डाउन। ठीक है, ओके, द कोस्ट। अभी हम कोंकण की बात करेंगे, जहां पे आप और हम भी आ जाते हैं। मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र वगैरह, ये सब कोंकण एरिया है। कोस्टल रीजन्स आर एरियाज वेयर द लैंड मीट्स द सी। ठीक है, ऑल्दो देयर आर मेनी कोस्टल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, वी विल फोकस ऑन द कोंकण कोस्ट, जो हमारा कोस्ट है। दिस रीजन इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे चीजों को कोरिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि इन चीजों को आपने खुद अपने आंखों से देखा है। ठीक है, it stretches from Maharashtra in the north to Goa in the south. It is bounded by the Western Ghats in the east and the Arabian Sea in the west. Climate कैसा है भाई साहब आपका? The Konkan coast experiences a moderate climate with an average temperature ranging from 25 degrees centigrade to 30 degrees centigrade due to its closeness to the sea. तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कितना है भाई साहब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू इट्स क्लोजनेस टू द सी। ठीक है, यहाँ पे क्लोजनेस है भाई साहब सी से। ओके, दिस रीजन एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल। आपका यहाँ पे जैसे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, अबाउट 200 सेंटीमीटर। ठीक है, एवरी ईयर। कोंकण कोस्ट इट रिसीव्स द मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारे यहाँ पे भी भाई साहब अभी चालू हो गया है, जून से लेकर सितंबर तक हैवी रेनफॉल का कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द रीजन रिसीव मोर रेनफॉल एज द वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक द मानसून विंड्स। तो वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं? मानसून विंड्स को ब्लॉक करते हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे लोकेटेड है? देखो ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। ये वेस्टर्न घाट्स मतलब ये आपके हिली एरियाज हैं। मॉनसून विंड्स जो क्लाउड्स है ये यहाँ पे इधर नहीं जा पा रहे हैं, ये ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो ज्यादा करके रेन यहाँ पे आ जा रहा है। इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं? रेन शैडो एरिया। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे, मुंबई जैसे इन सब इलाकों में बहुत पानी है, बहुत रेन है, लेकिन यहाँ पे कोई रेन ही नहीं है। विदर्भ एरिया जिसको बोलते हैं, जहाँ पे फार्मर लोग फार्मिंग नहीं कर पा रहे, सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देर इज हार्डली एनी रेनफॉल। ये वेस्टर्न घाट जो है तो पूरा ब्लॉक कर रहा है इस रेन को। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स इज कंप्लीटली ब्लॉकिंग द रेन क्लाउड्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लाउड्स जा नहीं पा रहे, क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वो अपना पूरा पानी इधर ही फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। द रीजन एक्सपीरियंसेस द ईस्टर्न साइड रिसीव्स लेस रेनफॉल एज इट इज ऑन द लीवर्ड साइड। अभी देखो माउंटेन का ये साइड है, ये आपका बादल आ रहा है, ये बादल माउंटेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो सारा रेन यहाँ पे ही हो जा रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लीवर्ड साइड। इसको अपन रेन शैडो एरिया भी बोलेंगे। दिस इज नोन एज रेन शैडो एरिया। तो इस तरफ भाई साहब कोई रेन नहीं है, इस तरफ भरपूर रेन है। समझ में आ रहा है? माउंटेन रेंजेस के इस तरफ काफी रेन है, वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ काफी रेन है, क्योंकि क्लाउड इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि क्लाउड इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, सारा का सारा रेन भाई साहब इधर ही उतर जा रहा है। ठीक है, द ईस्टर्न साइड रिसीव्स लेस रेनफॉल as it is on the leeward side. A wide variety of flora, including mangroves, tropical evergreen forests, and deciduous forests, grows here. Some of the common trees found here include palm, fish, coconut, mango, and bamboo. ये सब आपके मिलते हैं। Fauna. Konkan region is home to many animals such as Maharashtra's giant squirrels. यहाँ पे squirrels होते हैं, ठीक है, leopards and hyenas, and birds such as kingfisher. A large variety of ant and butterfly species are also found here. This region has a rich variety of fish such as bombill, ठीक है, pomfret, kingfish and red snapper. ये सब भाई साहब अलग अलग टाइप के फिशेस पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, अभी हम बात करेंगे भाई साहब सिटीज की। सिटीज सच एज मुंबई,
मुंबई एंड पानाजी lie along the coast and are densely populated. हमको मालूम है मुंबई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. In the Konkan region, people live in various types of houses. Traditional houses are often made of materials such as wood, mud and thatch. इस तरह से भाई साहब आपके houses होते हैं, ठीक है. These houses have sloping roofs to handle heavy rainfall. ज्यादा करके आपको heavy rainfall जो है पानी यहाँ पे निकल जाए इसलिए ऐसे roofs होते हैं, ठीक है. Modern houses in the Konkan region are built with bricks, cement and concrete and they have tiled roofs. यहाँ पे tile रहता है roofs पे. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. यहाँ पे भाई साहब मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर का है. फॉर द पीपल लिविंग इन द कोंकण रीजन ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल मेनी क्रॉप्स सच एज राइस, कैशूनट्स, काजू जो होते हैं, मैंगोज, शुगर केन एंड कोकोनट्स ग्रो हियर. ड्यू टू द लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड रिच मरीन लाइफ ऑफ द कोंकण रीजन पीपल हियर ऑल्सो प्रैक्टिस फिशिंग. ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में मेन जो चीज मिलेगा वो है आपका फिश. तो काफी एक्सटेंसिव तरीके से फिशिंग होती है यहाँ पे, ठीक है. Tourism is growing industry in this region. The region is home to many beautiful beaches and historical places. काफी सारे beautiful beaches और historical places है, such as Thana, Mumbai, Kolhapur and Panaji. It is also home to cultural treasures such as Ajanta and Ellora caves. ठीक है. The presence of many ports such as Mumbai port in the Konkan region facilitates trade with different parts of India and the world, bringing development. हमारे मुंबई का जो पोर्ट है उसके वजह से हमारे मुंबई में पोर्ट है, एयरपोर्ट है. अभी तो दो पोर्ट्स हो गए, जेएनपीटी पोर्ट है और मुंबई में जो पोर्ट है. पोर्ट मतलब जहां पे शिप्स आके डॉक होती हैं, शिप्स बड़े बड़े भारी भरकम चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, इसीलिए डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे जेएनपीटी जो है वो आपके यहाँ पे ही है, ठीक है. सो दीज आर पोर्ट्स विच आर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट. जब भी डेवलपमेंट होता है किसी भी जगह का, उसके साथ एक और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण कोस्ट ड्यू टू इंक्रीज फिशिंग, टूरिज्म एंड ट्रेड is leading to problems such as deforestation. बहुत भारी भरकम मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पोल्यूशन हो रहा है एंड लॉस ऑफ कोस्टल हैबिटेट, और कोस्टल हैबिटेट भी खत्म हो रहा है. दिस हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड पीपल्स हेल्थ एंड इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फ्लडिंग. ठीक है, तो बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है. आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. We have learned how humans have adapted to living in different regions. As they adapt to live more comfortably in different regions, humans make changes to the environment around them. Unfortunately, much of this change has a negative impact on the climate. तो यहाँ पे आपका एक negative impact हो जाता है climate में. Climate change refers to the long-term changes in global climate patterns that result from human activities. तो climate change हो रहा है भाई साहब, ठीक है? Such as burning of fossil fuels. हम जितना fossil fuels को burn करेंगे, coal, petroleum, उससे ज्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा. Deforestation, industrial processes and agricultural practices. These activities result in more greenhouse gases being released and trapped in the Earth's atmosphere. तो ये greenhouse gases release हो रहे हैं और Earth के atmosphere में trap हो रहे हैं, causing global warming. This leads to the greenhouse effect, which makes the planet warmer. ठीक है, तो greenhouse effect हो रहा है. जितना ज्यादा हम ये सारे gases को release करेंगे environment में, देखो greenhouse effect होता क्या है, समझो इस चीज को. ये अर्थ है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ये सन है, सन के रेज अर्थ में आ रहे हैं, ठीक है. थोड़ा बहुत गर्मी जो है तो अर्थ अब्सॉर्ब कर लेती है, बाकी का रिफ्लेक्ट कर देती है. ये जो रिफ्लेक्टेड गर्मी है ये एटमॉस्फेयर में होते हुए बाहर चला जाना चाहिए. कहां पे? स्पेस में. लेकिन एटमॉस्फेयर भी थोड़ा बहुत गर्मी अब्सॉर्ब करती है. चलिए एटमॉस्फेयर ने थोड़ा बहुत गर्मी अब्सॉर्ब किया, लेकिन बाकी का क्या है? स्पेस में चला जाना चाहिए. लेकिन जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो, फॉसिल फ्यूल्स क्या है आपके? कोल्स, ठीक है, पेट्रोलियम, इनको जब आप बर्न करते हो तो होता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल से एमिट हो रहा है उसको ट्रैप करते हैं. अभी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ट्रैप होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो इससे क्या होगा भाई साहब? आपके जो आइस के ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सारे प्लांट्स और स्पीशीज मर जाएंगे उस टेम्परेचर, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ट्रैप हो रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज विच आर गेटिंग रिलीज, ठीक है, विच इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड दिस इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. दिस लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसके वजह से क्या हो रहा है भाई साहब? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है विच मेक्स द प्लैनेट वार्मर, ठीक है. ओके, अभी इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्या इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के? हम क्लाइमेट चेंज की बातें तो कर रहे हैं लेकिन इनके एक्चुअल इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है. तो बच्चा बाड़ी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? चेंजिंग, ठीक है, changing temperature. Average temperatures have been increasing globally.
आप देखोगे टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है, पूरे सारे ग्लोब मतलब पूरे ग्लोब में ही एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली रिलीज ऑफ गैसेस which are increasing the global warming. They are trapping the carbon dioxide which is released, and hence the carbon dioxide is not able to go back into the space, because of which this is happening. This is one of the causes for heat waves, droughts and wildfires. ठीक है, जंगलों में अपने आप बहुत बड़ा आग लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो भी सूखी पत्तियां होंगी उसमें पट्ट से आग लग जाएगा, और आग लग जाएगा तो पूरा जंगल भाई साहब जल के बर्बाद हो जाएगा, और इससे फिर से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, सो एक चीज से दूसरी चीज निकल रही है भाई साहब. ठीक है, ओके. चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स लीडिंग due to increased frequency and intensity of extreme weather events such as cyclones, floods and droughts. तो बहुत ज्यादा साइक्लोन हो रहा है, फ्लड्स हो रहे हैं, ड्राउट्स हो रहा है, जिससे भाई साहब आपका रेनफॉल का पैटर्न ही चेंज हो रहा है. ठीक है, द एंटायर रेनफॉल पैटर्न इज चेंजिंग. Melting ice and rising sea levels. Melting glaciers and ice caps are causing sea levels to rise. तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई साहब. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है भाई साहब, आपका आइस कैप्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं. आइस कैप्स आपके मेल्ट हो रहे हैं. ठीक है, द आइस कैप्स आर फाइनली मेल्टिंग which can lead to flooding, coastal erosion and saline water intrusion in fresh water sources. Low lying areas might completely disappear अंडर द वाटर फॉर एवर. ठीक है, तो ये आपका हो सकता है भाई साहब. अभी जैसे मुंबई है, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे तो सबसे ज्यादा खतरा मुंबई वालों को है, क्योंकि सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल राइज होगा तो हम सब डूबेंगे. ठीक है, कोस्टल एरियाज में खतरा बढ़ता जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला इंपैक्ट कोस्टल एरियाज में आएगा. कोस्टल एरियाज में हमको मॉडरेट क्लाइमेट मिल रहा है. ठीक है, जहां ना ज्यादा हाई टेम्परेचर्स है ना ज्यादा लो टेम्परेचर्स है, हमको रेनफॉल का बेनिफिट भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम एक खतरे में जूझ रहे हैं, और ये खतरा है आपके ग्लोबल वार्मिंग का. ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, जो आपके ग्लेशियर्स है वो ज्यादा जल्दी मेल्ट होंगे. ज्यादा जल्दी मेल्ट होंगे तो सी लेवल का राइज होगा. अगर सी लेवल बढ़ेगा तो हम पहले डूबेंगे. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इंक्रीजिंग. ओके, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज फार रीचिंग. इट अफेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ इन न्यूमरस वेज. तो थ्रेट टू सर्वाइवल. Climate change leads to increased extreme weather conditions and natural hazards. Such events are a threat to the survival of humans as they lead to shortage of food and loss of homes. Additionally, such events put the natural vegetation and wildlife of a region at risk of extinction. तो सबका जीवन खतरे में आ जाता है. वाइल्ड लाइफ में आपके फ्लोरा एंड फौना तो आपके एक्सपोज हो ही जाते हैं, प्लस हम भी खतरे में आ जाते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ ह्यूज थ्रेट टू द सर्वाइवल. ठीक है, देन वी हैव लॉस ऑफ हैबिटेट. Climate changes disrupt the habitat of animals, making it difficult for them to find food and shelter. ठीक है, इनके लिए फूड और शेल्टर को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. With the rising global temperatures and the melting of ice caps, animals and plants that have adapted to the climate of a particular region lose their habitat. तो इनका भाई साहब जंगल चला गया, इनका भाई साहब पूरा जो हैबिटेट है वो चला जाता है. It also changes the migratory patterns of animals. Migratory pattern क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह एनिमल्स जाते हैं. ठीक है, माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट. ये भी पैटर्न भी भाई साहब आपका. क्लाइमेट चेंज पोजेस हेल्थ रिस्क फॉर प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, एंड राइजिंग टेम्परेचर एंड ऑल्टर्ड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स affect plant growth and biodiversity. Humans face heat related illnesses. काफी सारे heat related illnesses होते हैं. ठीक है, shortage of water. Animals experience increased diseases due to changes in the geographical conditions. It is important that humans take action and make sustainable choices. What do you mean by sustainable choices? मतलब हम जो भी करें डेवलपमेंट के नाम पे, ऐसा ना हो कि आगे की पीढ़ी के लिए सब कुछ बर्बाद कर दें, हम उसको सस्टेन कर पाए. दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल. This could include reducing the use of fossil fuels. Fossil fuels को reduce करें, using clean sources of energy such as solar and wind energy, participating in afforestation programs and so on. ठीक है, participating in afforestation programs मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को उगाएं. ठीक है, afforestation. Deforestation मतलब ट्रीज को काटना, afforestation मतलब ट्रीज को लगाना. क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. तो हमने भाई साहब क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स. तो जस्ट अ रिवीजन, आपके सेटलमेंट्स दो टाइप के हैं. एक होते हैं आपके टेम्पररी सेटलमेंट्स और एक होते हैं आपके परमानेंट सेटलमेंट्स. व्हाट आर टेम्पररी सेटलमेंट्स? टेम्पररी सेटलमेंट्स आर सेटलमेंट्स इन विच पीपल लिव फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. और यहाँ पे रहने का रीजन क्या है? ठीक है, कौन कौन लोग टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं बताइए. एक देखो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को,
एक होता है नोमैड्स। नोमैड्स मतलब जो अपने फैमिली को लेकर एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। दूसरा, अभी तो ये टेम्पररी सेटलमेंट कम होता जा रहा है, अभी जो है वो किसके लिए है, वॉर एरियाज में, ठीक है, या नेचुरल डिजास्टर से इंपैक्टेड एरियाज में। अगर कहीं पे भूकंप आया रहेगा या वैसा कोई फ्लड आया रहेगा तो कैंप्स लगाकर लोग रहते हैं। वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ये सब की वजह से टेम्पररी सेटलमेंट्स हो रहा है। अदरवाइज टेम्पररी सेटलमेंट्स दीज डेज आर रेयर, हार्डली होते हैं, ठीक है। ओके, परमानेंट सेटलमेंट्स आर सेटलमेंट्स इन विच पीपल बिल्ड होम्स टू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपके एक हो गया भाई साहब रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स आर सेटलमेंट्स ऑन फार्म्स एंड इन विलेजेस। तो ये रूरल सेटलमेंट्स हैं जो फार्म्स और विलेजेस में होते हैं, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन फार्म्स एंड विलेजेस। अर्बन सेटलमेंट्स आर settlements in cities. So what are urban settlements? These are settlements which are found in different cities, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपके रूरल सेटलमेंट्स हैं, आर सेटलमेंट्स ऑन द फार्म्स एंड विलेजेस, और अर्बन सेटलमेंट्स आर बेसिकली व्हाट, सेटलमेंट्स इन सिटीज, बिग सिटीज एंड टाउन्स दैट वी सी। ओके, तो जस्ट चैप्टर रिवीजन है। अभी रीजन जैसे अमेज़न बेसिन है, एक्सट्रीमली हॉट, रिसीव्स हाई रेनफॉल, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना, एपिफाइटिक प्लांट्स एंड एवरग्रीन ट्रीज, टोकन्स एंड रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। मोस्टली परमानेंट सेटलमेंट्स मिलते हैं आपको, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। सब ट्रॉपिकल में आपने कौन सा एग्जाम्पल देखा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, आपका हॉट इन समर, कूल्ड इन विंटर, हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। यहाँ पे क्या क्या मिल जाएंगे आपको, मैनग्रोव्स, सुंदरबंस एक ऐसा एरिया जो मैनग्रोव्स के लिए फेमस है,
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था, जैसे मैं आपसे पूछूं एपिफाइटिक प्लांट्स मतलब क्या होते हैं, बोलिए। जो ग्राउंड में उगता है। तो एपिफाइटिक प्लांट देखो, आप लोग पढ़ नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ ना। तो अमेजन फॉरेस्ट में इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है एपिफाइटिक प्लांट्स होते क्या है, ठीक है। इसको समझिए, अमेजन फॉरेस्ट में भाई साहब इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, कि मतलब समझ लो ये एक ट्री है, फिर ये एक ट्री है, ऐसे ट्रीज हैं, ठीक है, कि यहां तक सनलाइट पहुंचता ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई ग्रोथ होता ही नहीं, देयर इज नो ग्रोथ आउट हियर। तो वेयर डू दीज प्लांट्स ग्रो? दे ग्रो ऑन द ट्रीज इटसेल्फ, ठीक है। इनको हम बोलते हैं जैसे लाइकेंस। लाइकेंस इज एन एपिफाइटिक प्लांट, विच मीन्स, तो इनके रूट्स इसी में होते हैं। तो इन ये प्लांट्स को कुछ खाना बनाकर देते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, और प्लांट्स इनको अपना खाना शेयर करते हैं। So these are epiphytic plants. So the epiphytic plants do not have an option to plant their roots in the ground because the ground hardly receives any kind of sunlight. So obviously these plants will not be able to manufacture their own food by the process of photosynthesis because photosynthesis primarily requires sunlight which is not available to them. Hence they would grow on the barks of other plants and trees. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपके एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपके एपिफाइटिक प्लांट्स। मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, monkeys, elephants and fish, densely populated with most people living in permanent settlements, work in agriculture, fishing and tourism. Okay, the hot desert कौन सा है भाई साहब? आपका सहारा डेजर्ट है। एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग एट नाइट, ठीक है, बहुत हॉट है ड्यूरिंग द डे एंड फ्रीजिंग एट नाइट, रिसीव्स लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल रिसीव होता है। Grasses, cacti, acacia trees and palm trees, camels and foxes. Populated by nomads living in temporary settlements, practice animal rearing. यहाँ पे वैसे एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ओके, द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। तो लद्दाख भाई साहब आपका क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड है, रिसीव्स लो रेनफॉल। यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको? फ्लोरा एंड फौना में फ्रूट, विलो एंड ट्रीज, स्नो लेपर्ड, शीप एंड याक्स। few permanent settlements है, थोड़े बहुत permanent settlements हैं। practice transhumance and work in cottage industries. Mountains जो उत्तराखंड के हैं, hot and humid summer, cold and dry winter, receives rainfall during the monsoons. Temperate and tropical deciduous forests, tigers, leopards and Himalayan monals. Moderately populated, practice transhumance and agriculture through terrace farming, ठीक है। The coast जो कोंकण है, moderate climate, receives heavy rainfall during the monsoons. Mangroves, tropical evergreen forests and deciduous forests, leopards, squirrels, kingfishers and fish. Densely populated urban areas, work in agriculture, fishing, trade and tourism. तो ये सब जो है आपको थोड़ा सा रिवीजन मोड में कवर करना है। दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बट दैट इज कंप्लीटिंग योर चैप्टर। एनी क्वेश्चंस यू हैव बच्चा बाड़ी? कोई क्वेश्चंस है इस चैप्टर में? एनी क्वेश्चंस? नहीं? तो फिर जाइए, घर जाइए, अय्याशी कीजिए भाई साहब, और क्या करें।